नमस्कार, सुप्रभात। आज हम इकाई 1 जनन के अंतर्गत अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणपोष की संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे, जो कि निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाओं के अंतर्गत इस चैप्टर में सम्मिलित की गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्त्री केसर या गुरु बीजाणुधानी या जिसको हम बीजांड कह सकते हैं तथा भ्रूणपोष के बारे में हम इस अंक में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जायांग। पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग को हम पुष्प के स्त्री जनन अंग के बारे में का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसका स्त्री जनन अंग होता है। जायांग एक स्त्री केसर, एकांडपी, बहुस्त्री केसर, बहुअंडपी हो सकते हैं। यानी कि जायांग में एक गुरु बीजाणुधानी या एक से अधिक गुरु बीजाणुधानी भी हो सकती है। जहाँ पर अंडकों की संख्या एक से अधिक होती है, वहाँ पर स्त्री केसर आपस में सम्मिलित होकर युक्तांडपी स्थिति को निर्मित करते हैं, या फिर वो आपस में स्वतंत्र रहते हैं और वियुक्तांडपी स्थिति को निर्मित करते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। अगर हम स्त्री केसर को देखें तो उसमें 3 भाग होते हैं: वृत्तिकाग्र, वृत्तिका तथा अंडाशय। ये वृत्तिकाग्र है, जिसको हम स्टिग्मा भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक संरचना है, इसको हम वृत्तिका या स्टाइल कहते हैं। और सबसे निचला भाग जिसको हम अंडाशय के रूप में जानते हैं। वृत्तिका एक दीर्घकृत पतला इकहरा भाग होता है। सबसे पहले वृत्तिकाग्र के बारे में बात करते हैं। वृत्तिकाग्र परागण के अवतरण मंच का काम करता है, यानी कि जो वृत्तिकाग्र होता है उसके ऊपर जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, परागण की प्रक्रिया होती है, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो सबसे पहले इसी संरचना के ऊपर आके जुड़ते हैं, यहाँ अटैच होते हैं। तो वृत्तिकाग्र जो होता है वो परागणों के अवतरण मंच का काम करता है। परागण यहाँ पर आते हैं और चिपक जाते हैं। इसके बाद में वृत्तिका जो होती है एक दीर्घकृत पतला इकहरा भाग होता है, जो कि वृत्तिका के नीचे होता है। अर्थात वृत्तिका जो होती है वो एक बार जब परागकण वृत्तिकाग्र के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पर आकर वो जब अंकुरित होते हैं तो वो अपनी अंकुरण नलिका को वृत्तिका के माध्यम से ही अंडाशय तक पहुँचाते हैं। अर्थात वृत्तिका जो होती है वो परागकण की जो पराग नलिका होती है उसकी लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करती है, उसको लंबाई में बढ़ने के लिए पोषण प्रदान करती है। इसके बाद हम बात करें अंडाशय। अंडाशय स्त्री केसर के आधार पर एक उभरा हुआ फुला हुआ भाग होता है। तो यहाँ ये जो आधार पर उभरा हुआ फुला हुआ भाग है, इसको हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा कोष्ठक होती है। इसके अंदर गर्भाशयी गुहा होगी। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी कि प्लेजेंटा होता है। अपरा या नाड़ जिसको हम कहते हैं, प्लेजेंटा होता है। और अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी वो सामान्यतः बीजांड कहलाती है, जिसको मेगा स्पोरेंजिया जिसको अपन कह सकते हैं दीर्घ बीजाणुधानी होती है। और उस दीर्घ बीजाणुधानी को ही हम बीजांड के नाम से जानते हैं। आइए अब हम बीजांड या ओव्यूल के बारे में बात करते हैं। बीजांड या ओव्यूल एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड छोटी सी संरचना होती है, जो एक वृंत या डंठल, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं, के द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। तो ये जो बीजांड होता है, जो ओव्यूल होता है, ये एक छोटी सी डंठल जिसको हम बीजांड वृत्त कहते हैं, उसके द्वारा ये अपरा या प्लेजेंटा से जुड़ी होती है, जो कि
अंडाशय की दीवार से जुड़ा होता है। बीजांड की काया बीजांड वृत्त के साथ नाभिक नामक क्षेत्र से संलयित होती है। अतः यह नाभिक का बीजांड एवं बीजांड वृत्त के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर हम अगर इसको थोड़ा विस्तृत रूप में देखें तो मान लिया जाए कि ये बीजांड है और ये बीजांड के ऊपर अध्यावरण है जिनको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो बीजांड उसका अध्यावरण से जो जुड़ा हुआ भाग है उसको हम हाइलम के नाम से जानते हैं। यहाँ जो जुड़ा हुआ भाग है ये हाइलम फिर आगे चलकर फनिकल से कनेक्ट होता है। फनिकल हाइलम जिसको हम बीजांड वृत्त भी जिसको हम नाभिक कहेंगे, नाभिक। और उसके बाद में ये फनिकल जो होता है वो अपरा या प्लेजेंटा के से जुड़ा होता है। और अपरा और प्लेजेंटा जो है वो ओवरी वॉल से जुड़े हुए होंगे, ओवरी वॉल। ठीक है, तो वापस से इसको हम देखें कि ओवरी वॉल से जुड़ने वाली जो संरचना है वो है अपरा प्लेजेंटा से जुड़ने वाला जो बीजांड वृत्त है जिसको हम बोलेंगे फनिकुल्स जिस संरचना से कनेक्ट होता है उसको हम बोलेंगे हाइलम। और हाइलम जो होता है वो अंत में जो अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। इस संरचना में भी हम देख सकते हैं, यहाँ जो हमें संरचना दिखाई दे रही है इसमें भी हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये ओवरी वॉल का भाग है। इस ओवरी वॉल से जो संरचना जुड़ी हुई है वो है प्लेजेंटा, ओवरी वॉल, ओवरी की भित्ति, अंडाशय की भित्ति, उससे जुड़ने वाली जो संरचना है जिसको हम बोलेंगे प्लेजेंटा या अपरा जिसको हम कह सकते हैं। उस प्लेजेंटा से जो अगली जो संरचना जुड़ती है वो है फनिकल। इसके बाद में यहाँ पर फनिकल होगा, फनिकल या जिसको बीजांड वृत्त कहेंगे वो जुड़ा रहेगा। फनिकल और अध्यावरण के बीच में जो संरचना है उसको हम बोलेंगे हाइलम या नाभिक जिसको हम कहेंगे वो यहाँ होगा। और ये नाभिक जो है ये अब अध्यावरण से जुड़ी हुई संरचना होगी। तो सबसे पहले बीजांड वृत्त से जुड़ी हुई संरचना नाभिक, और नाभिक एक संधि बिंदु बनाएगी नाभिक जिसके द्वारा ये अध्यावरण से जुड़ जाएगी। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरचनात्मक या रक्षात्मक आवरण होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, दो इंटेग्यूमेंट यहाँ पर होते हैं जिनको हम अध्यावरण कहते हैं। और ये संरक्षक आवरण होते हैं, यानी कि जो बीजांड होता है उसकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ आगे हम देखें, यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है, यानी कि जो अध्यावरण है ये इस तरीके से पूरे चारों ओर से बीजांड को घेरे रहेंगे। लेकिन एक स्थान यहाँ पर है, ये माइक्रोपाइलर एंड जिसको हम कहते हैं बीजांड द्वार एक ऐसी संरचना है जहाँ पर छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीज को चारों तरफ से घेरे रहता है। तो सिर्फ ये स्थान है जहाँ पर बीजांड द्वार जो है वो अध्यावरण के द्वारा या इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा नहीं घिरा हुआ होता है। ये वो स्थान है जहाँ से परागण के पश्चात पराग नलिका जो होगी वो यहाँ से इंटर करेगी और जो नर युग्मक है उनको लेकर अंदर तक आएगी, भ्रूण कोश तक उसको नर युग्मकों को लेकर आएगी। तो बीजांड का एक सिरा जो हो गया जिसको हमने बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर एंड के नाम से जानते हैं, लेकिन जो इसके विपरीत वाला हिस्सा होता है बीजांड द्वार के सिरे के ठीक विपरीत जो भाग होता है उसको निभाग या चलाजा के नाम से या कैलेजा के नाम से जाना जाता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बीजांड का आधारी भाग हो गया, ये इसका शीर्ष भाग हो गया। आधारी भाग को हमने कैलेजा या निभाग कहा और जो शीर्ष भाग है उसको हम माइक्रोपाइलर एंड या बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। बीजांड का अर्थात न्यूसेलस, इसको अंग्रेजी में न्यूसेलस कहा जाता है। तो जैसे हम किसी ओव्यूल की संरचना को देखते हैं
तो उसके सबसे मध्य में जो होता है वो भ्रूण कोश होता है, और इस भ्रूण कोश को के ऊपर जो परत होती है उसको हम बीजांडकाय या न्यूसेलस के नाम से जानते हैं। यह न्यूसेलस जो होता है यह अध्यावरण के द्वारा, इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो हम इसके पहले यहाँ पर जो अध्यावरण किस तरीके से फनिकुलस और हाइलस और प्लेजेंटा के थ्रू ओवरी वॉल से कनेक्टेड होते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ इस संरचना के बारे में बात कर रहे हैं जो चारों ओर से भ्रूण कोश को घेरे रहती है। इसको हम बीजांडकाय के नाम से जानते हैं। तो बीजांडकाय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आहार सामग्री होती है। तो यहाँ पर इसके पास में जो है वो काफ़ी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, पोषक यहाँ पर होते हैं। बीजांडकाय भ्रूणपोष या मादा युग्मोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है, यानी कि जो भ्रूण कोश कहें या मादा युग्मोद्भिद कहें, ये जो संरचना है ये बीजांडकाय के अंदर स्थित होती है। यानी कि ये बीजांडकाय जो ऊपरी संरचना है और आंतरिक संरचना जिसको हम कह रहे हैं आंतरिक या केंद्रिक संरचना जिसको हम कहते हैं भ्रूणपोष या मादा युग्मोद्भिद, ये जो है ये चारों ओर से बीजांडकाय के द्वारा घिरा रहता है। तो एक बीजांडकाय में यानी कि एक न्यूक्लियस में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणपोष होगा। एक न्यूसेलस के अंदर एक एम्ब्रियो सेक होता है या एक जो मादा युग्मोद्भिद होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणपोष होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है, जो एक मेगा स्पोर से निर्मित होता है। गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अविकसित या भ्रष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री या मादा युग्मोद्भिद भ्रूणपोष के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणपोष के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। तो यहाँ इसके विकास के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, या जिसको हम मादा युग्मोद्भिद कहें किस तरीके से निर्मित होता है। तो यहाँ हम देखिए कि ये जो ओवरी वॉल है, इस ओवरी वॉल की एक कोई भी कोशिका बड़ी होकर जो है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लग जाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी। इसके बाद में जब इसमें विभाजन होता है तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे 2 अगुणित कोशिकाएं बनेगी। इसके बाद में एक और विभाजन होगा तो 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं और 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। एक तरीके से देखें तो 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। यहाँ आप देखें ये एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे कि 2 अर्धसूत्री कोशिकाएं बनी, जिसके बाद में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे कि 1, 2, 3 और 4 अर्धसूत्री कोशिकाएं बन गई। इन 4 अर्धसूत्री कोशिकाओं को हम 4 मेगा स्पोर कहेंगे या गुरु बीजाणु कहेंगे। और ये 4 गुरु बीजाणु में से जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और सिर्फ एक गुरु बीजाणु बचता है जो कि बाद में चलकर मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है या एम्ब्रियो सेक का निर्माण करता है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये मादा युग्मोद्भिद होगा इसमें 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होगा, जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। इसी एक न्यूक्लियस में लगातार डिवीजन से ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो गुरु बीजाणु यहाँ पर था, मेगा स्पोर जो था, उसमें स्वतंत्र केंद्रकीय समसूत्री विभाजन हुआ यहाँ पर, जिससे इसमें 2 केंद्रकों का निर्माण हुआ। अगला एक बार फिर स्वतंत्र केंद्रकीय समसूत्री विभाजन हुआ जिससे कि 4 केंद्रकों का निर्माण हो गया। इसके बाद में पुनः एक और विभाजन हुआ जिससे कि स्वतंत्र केंद्रकीय समसूत्री विभाजन से अब यहाँ पर 8 केंद्रकों का निर्माण हो गया। इन 8 केंद्रकों के निर्माण के बाद में जो 3 केंद्रक हैं ये ऊपर स्थापित हो जाते हैं, 3 केंद्रक नीचे स्थापित हो जाते हैं, और जो 3 केंद्रक ऊपर स्थापित होते हैं वो यहाँ पर
फिलीफॉर्म एपरेटस का निर्माण करते हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं और 1 अंड कोशिका होती है, जबकि 3 केंद्रक जो कि दूसरे ध्रुव पर गए हैं वो 3 एंटीपोडल सेल का निर्माण कर देते हैं। तो और बचे हुए अन्य जो 2 केंद्रक होते हैं ये इस मेगास्पोर के मध्य में आ जाते हैं, भ्रूणपोष के मध्य में आ जाते हैं और यहाँ पर आकर ये पोलर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो जो अभी हम समसूत्री विभाजन के बारे में बात कर रहे थे, सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक या फ्री न्यूक्लियर होता है, जो केंद्रकीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तुरंत कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है जब तक कि 8 केंद्रक ना बन जाए। 8 न्यूक्लियर चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो विशिष्ट प्रारूपी मादा युग्मोद्भिद का भ्रूण कोश के संगठन का रूप ले लेती है। उसके बाद में अब ये जो संरचना बन जाएगी, जब 8 केंद्रक बनने के बाद में ऊपर एग एपरेटस का निर्माण हो जाएगा, नीचे एंटीपोडल सेल्स का निर्माण हो जाएगा और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस होंगे इसके केंद्र में। तो अब इस संरचना को हम एक भ्रूण कोश के रूप में जानेंगे। भ्रूण कोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन करें तो 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरे होते हैं। 6 न्यूक्लियाई जो होते हैं उनमें भित्ति होती हैं, यानी कि कोशिका का रूप ले लेते हैं, घिरे होते हैं। और शेष 2 बचे न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ये जो बीच में जो बच गए इनको ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित हो जाएंगे। तो ये एक और कोशिका है, 3 कोशिकाएं ऊपर हो गई एग एपरेटस के फॉर्म में, 3 कोशिकाएं नीचे हो गई जिसको हमने एंटीपोडल सेल्स कह दिया, और एक बची हुई मध्य की कोशिका है जिसको हम केंद्रीय बड़ी कोशिका कह सकते हैं। इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के जब हम इस संरचना को देखेंगे, मादा युग्मोद्भिद को देखेंगे, तो इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक दिखाई देंगे। अब यहाँ पर इसकी संरचना को हम देखें तो बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती है। इस अंड समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिकाएं निहित होती है। तो ये जो संरचना है, ये संरचना है जो है, इन संरचनाओं को हम अंड उपकरण समुच्चय कहेंगे, यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस कहेंगे। इस फिलीफॉर्म एपरेटस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सहायक कोशिकाएं हैं, 2 सहायक कोशिकाएं होगी और 2 सहायक कोशिका और 1 जो है वो अंड कोशिका यहाँ पर होगी। 2 सिनर्जिड होंगे और 1 एग सेल होगी यहाँ पर, जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस या अंड समुच्चय कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये जो एंड होगा, ये एम्ब्रियो सेक का या भ्रूण कोश का जो एंड होगा, इसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे, बीजांड द्वार कहेंगे। और इसके विपरीत जो एंड होगा इसको हम चलाजा एंड कहेंगे। और इस चलाजा एंड के ऊपर जो है वो हमारी 3 एंटीपोडल कोशिकाएं होगी। ये 3, 1, 2 और 3 एंटीपोडल कोशिकाएं हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे या जिसको हम कहें बीजांड द्वार पर स्थित जो तंतु रूप समुच्चय या फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, उसमें जो एक सहायक कोशिका होती है, यह सहायक कोशिका पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जब पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है और जब पोलन ट्यूब यहाँ पर आती है, तो उस पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक के अंदर आने के लिए दिशा निर्देशन का काम करती है। वो कौन करती है? वो सहायक सेल करती है। यानी कि एक सिनर्जिड जो होता है, 2 में से 1 सिनर्जिड जो होता है, वो पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देने में हेल्प करती है कि वो किधर, यानी कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसके बाद आगे हम बात करें 3 अन्य कोशिकाएं जो कि चलाजल छोर पर होती हैं, जिसको हम प्रति व्यासांत या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये भी अगुणित कोशिकाएं होती हैं और इनका सामान्यतः कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन जब हम इस
चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता का अध्ययन करेंगे। उसमें हम अध्ययन करेंगे कि कई बार जो एंटीपोडल सेल्स होती है, चूँकि वो अगुणित होती है, इसलिए वो कई बार एक अंड कोशिका की तरह व्यवहार करती है और निषेचन के पश्चात वो भी भ्रूण में परिवर्तित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक भ्रूण कोश के अंदर एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है और उसी को हम बहुभ्रूणिता या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो सामान्यतः एंटीपोडल सेल का कोई कार्य नहीं है, लेकिन बहुभ्रूणिता में इनका अपना योगदान है। बहुभ्रूणिता एक तरीके से जो एक एबनॉर्मल प्रक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। वृहत केंद्रीय कोशिका, जैसा कि पहले बताया गया है, में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये वृहत केंद्रीय कोशिका है, जो बड़ी केंद्रीय कोशिका है, सेंट्रल सेल है। इस सेंट्रल सेल में 2 केंद्रक होते हैं, जिसको हम पोलर केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई के नाम से या ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोश जो होता है वो परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिका वाला होता है। उसमें 8 केंद्रक होंगे, 3 केंद्रक यहाँ पर चलाजल एंड की तरफ, 3 केंद्रक यहाँ पर। ये 3 केंद्रक जो है दो सहायक कोशिकाएं, 2 सिनर्जिड के और एक एग सेल के। यहाँ पर 3 केंद्रक जो होंगे वो 3 एंटीपोडल सेल्स के होंगे और 2 केंद्रक यहाँ पर होंगे वृहत केंद्रीय कोशिका में। तो कुल मिला के 8 केंद्रक होंगे और 7 कोशिकाएं होंगी, 3 कोशिका यहाँ पर, 3 कोशिका यहाँ पर और चलाजल एंड पर 3 कोशिकाएं, 3 माइक्रोपाइलर एंड पर और एक कोशिका जो जिसको हम वृहत केंद्रीय कोशिका कहेंगे वो यहाँ पर होगी। तो कुल मिला के 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक यहाँ पर होंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगले अंक में हम पढ़ेंगे आवृतबीजियों में होने वाले दोहरे निषेचन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।